नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। अब केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर मेदिनीपुर में हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि उन पर केजीटी ग्रामीण विधानसभा के पंचखुड़ी में हमला किया गया। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए हैं। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से शेयर किए गए वीडियो में एक शख्स डंडे से उनकी कार पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे ही वह हमला करता है, केंद्रीय मंत्री की गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को वापस मोड़ने लगता है। जहां पर हमला किया गया है वहां पर टीएमसी के झंडे बैनर लगे हुए हैं। हमले के दौरान गाड़ी का शीशा टूट जाता है और डंडा अंदर आ जाता है। इस बीच बंगाल में नतीजों के बाद हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने 4 मेंबर्स की टीम को बंगाल भेजा है जो हिंसा की जांच करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इससे पहले राज्य से रिपोर्ट भी तलब की थी और हिंसा को लेकर जानकारी मांगी थी। गृह मंत्रालय की ओर से जो 4 सदस्यों की टीम बंगाल भेजी गई है उसकी अगुवाई एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अफसर कर रहे हैं। टीम मुख्य रूप से 3 मुद्दों की जांच करेगी, जिसमें राज्य में हो रही हिंसा, ताजा ग्राउंड हालात और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिंसा शामिल है। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए इस समय 2 मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से उमेद सिंह जी, इनके अलावा सुमित मेहरोत्रा जी जो कि टीएमसी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सुमित मेहरोत्रा जी, 4 सदस्यों की टीम बनाई गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करेगी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? पल्लवी जी, सही जांच होनी चाहिए, जांच हो। हम भी चाहते हैं कि जो सही चीज है वो सामने आए जनता के बंगाल के अंदर। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अहिंसा का काम कर रही है वो सहन नहीं होगा। आज भी हमारे एक कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और कुछ लोगों के ऊपर हमला करा है, कुछ लोग एडमिट भी हैं। तो क्या आज भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला था, वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों ने नकार दिया, उसके बावजूद भी ये लोग बंगाल के अंदर एक राष्ट्रपति शासन लगाने की गुंडाई कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति शासन लगे तो वहां की जनता सहन नहीं करेगी। आने वाले दिनों में इन्हें और ज्यादा वोटों से हरा करके पूरे देश के अंदर इन्हें वापस गुजरात भेजेगी माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, आपको शायद पता होगा कि केंद्रीय मंत्री की गाड़ी तक पर हमला किया गया और इसका पूरा एक वीडियो भी सामने आया है। वी मुरलीधरन की मैं बात कर रही हूँ, इसका कौन जिम्मेदार है? कह रहा हूँ कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो तृणमूल का हो, कोई लोग नाम लेकर के जो बदनाम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो कर रहे हैं काम। हम तो खुद इसके खिलाफ हैं, टीएमसी पार्टी से खुद खिलाफ है कि वहाँ पे दंगा हो रहा है, कुछ लोग उत्पात मचा रहे हैं, हम लोग खुद इसके खिलाफ है। उमेद सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। उनके हिसाब से ये तो खुद हिंसा के खिलाफ है। अच्छी बात है, 4 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद है और ये बड़ा, मेरे ख्याल में पूरा देश इस चीज को जो है इससे खुश नहीं है और सब के सब इससे नाराजगी जता चुके हैं। पूरा देश आज त्राह त्राह कर रहा है बंगाल की स्थिति देख के। बंगाल में पहली बात तो हमारे जो है मेहरोत्रा जी ये जान लें, सुधार कर लें कि वहाँ की जनता ने नकार नहीं दिया है भाजपा को। भाजपा को वहाँ से 3 सीट से 77 सीट दिया है और वो नकार नहीं दिया है जनता ने। जनता ने जो है वहाँ पे जो है एक अच्छा सपोर्ट किया है भाजपा का और आज मजबूती से वहाँ पे आई है भाजपा, तो वो स्वागत किया है भाजपा का। तो आज ये न कहें, और आज जिस तरह से स्थितियां बनाए हैं 3 महीने से बंगाल में, वो बद से बदतर कर दिए। आज हमारे कम से कम 400 साढ़े 400 लोग को मार दिया गया और आज लगातार जिस दिन से जीत हुई उस दिन से पूरे बंगाल टीएमसी के लोग टूट पड़े हैं और एक के बाद एक जो है हत्याएं कर रहे हैं। आज 3 दिन के अंदर 13-14 हत्याएं कर चुके हैं। ये बहुत ही जो है गलत है और इस पे जितनी निंदा की जाए उतना कम है।
ये कम से कम उनको इतना चाहिए कि आज उनको सरकार रिपीट हुई है, उसका जो है सम्मान करना चाहिए, जनता को भरोसा देना चाहिए, जनता को कंट्रोल करना चाहिए। वो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई सरकार आई है और गठन होना है, जब सत्ता आएगी तब हम जो कुछ करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उनकी बस की नहीं थी तो उनको कार्यकारी मुख्यमंत्री नहीं बनना था, मना कर देना था कि मेरे बस की नहीं है। अगर ये स्थितियां थी तो ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। इससे जान जा रही है, और वो कोई भी हो, एक देश के एक नागरिक की जान जा रही है, बंगाल वासी की जान जा रही है, और बंगाल वालों ने इनको सम्मान दिया है आज से नहीं 15 सालों से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह कहीं के नहीं चलना चाहिए। आज हमारे केंद्रीय मंत्री जो है बी मुरलीधरन के गाड़ी पे जो है हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, सरिया और डंडों से तोड़ा गया गाड़ी, और गाड़ी के अंदर डंडे गए हैं, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। तो ये सब बहुत ही जो है निंदनीय है। इस पे ध्यान देना चाहिए। ये विकास के काम पे ध्यान दें, मारपीट और ये करा करके विकास नहीं होता है, और न कभी पार्टी बढ़ती है। इससे पार्टी का भी नुकसान होना है, इससे कुछ फायदा नहीं मिल पाना है। आज वो वहां मार रहे हैं बंगाल में, कल यहाँ पे आए, यहाँ लोग उनको इस तरह से बदले की भावना, ये कहाँ तक सही है? पूरे देश के लोग सब एक देश के लोग हैं, और हर प्रदेश में एक दूसरे लोग जाते जाते हैं। ये होता है, और यही होता है। हमेशा चुनाव हुए हैं, पूरे देश में चुनाव हुए हैं, लेकिन इस तरह की स्थितियां तो कहीं नहीं बनी है। ठीक है, जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। सुमित मेहरोत्रा जी, इन हालातों पर ध्यान देना चाहिए, और अब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसके लिए मैदान में उतरना चाहिए और हालातों को काबू में करने चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुमित जी। पल्लवी जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे खेल रही है, आज इनके नेता गए, हम तो खुद कह रहे हैं जिन लोगों ने करा उन्हें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज मुझे बताइए, तृणमूल कांग्रेस के नेता के ऊपर, उसके सुरक्षा गार्ड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने आज हमला करा है। ये कहाँ पे सही है? दिनाह घाट में एक जगह है, दिनाह घाट सिटी, ठीक है, उदयन घोष जी हैं, उदयन घोष, अटैक बाय बीजेपी के लोगों ने करा है। तो अब ये भी बताइए, ये क्यों कर रहे हैं ये लोग कौन सी भावना से काम करना चाह रहे हैं? क्या ये लोग राष्ट्रपति शासन यही तो चल रहा है। पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर हमले होते हैं, फिर बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के यहाँ पर हमले करते हैं, और फिर इस बीच में अगर कोई केंद्रीय मंत्री आ जाए तो उन्हें भी नहीं बख्शा जाता। नहीं, देखिए पल्लवी जी, हम तो खुद इस चीज के खिलाफ है, दीदी खुद इस चीज के खिलाफ है कि जो लोग कर रहे हैं नहीं करें। जो लोग पकड़े जाएंगे सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक बंगाल को लेकर के चल रही है कि हम वहाँ पे दंगा करा करके राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो ये भूल जाएं, कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगने वाला है। आप अगर लगाने की बात भी करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा आपको। वहाँ की जनता आपको जितनी सीटें मिली है उससे भी नीचे ला के फेंकेगी। आपको पता नहीं, आपको अभी सर 5 साल तो चला लीजिए, अभी तो 5 साल पूरे होने में बहुत टाइम है सर। उस बीच में कितने लोग मर जाएंगे उसके बारे में बताइए। पल्लवी जी, हम लोग खुद इस चीज के खिलाफ है, नहीं होगा। आप खुद देखिए, जो कल परसों से घटनाएं पर आ रहा था, आज वो नहीं आ रहा है घटनाओं का। ठीक है, हम मानते हैं कि उनके केंद्रीय मंत्री के ऊपर हमला हुआ, क्या वो टीएमसी कार्यकर्ता ने तो नहीं करा ना? टीएमसी कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता तो नहीं कर रहा, वहां की पब्लिक ने अगर करा है, किस रोष में आके करा है, ये तो वही बताइए। असली और नकली का गेम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। आप थोड़ा सा रुकिए, आज हमारे पास एक न्यूज आ रही है, 30 विधायक और 5 MP इनके खुश नहीं है, भागने वाले हैं, वापस टीएमसी में आने की बातचीत चल रही है, और असली और नकली का खेल भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये उसी का नतीजा है। पल्लवी जी, थोड़ा सा रुक जाइए, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा सबके सामने। ठीक है, उमेद सिंह जी बड़ी बात कह गए यहाँ पर सुमित मेहरोत्रा जी। वो कह रहे हैं असली और नकली का खेल चल रहा है, और दूसरी बात, कई ऐसे विधायक है जो अभी आपके यहाँ खुश नहीं है और टीएमसी में जाने की बात चल रही है। देखिए, ये तो इस समय ये सब बातें करने का मेरे ख्याल में समय नहीं है। जहां तक जाने आने की बात है, अगर इनके तो सारे भाग के छोड़ के आ गए 90%, वो तो सब इधर भाग आए हैं। अब अगर उससे इनको खुशी हो रही है कि उधर से आएंगे तो इंतजार कर लें। अभी शायद इनको जानकारी नहीं है
कि इसके बहुत सारे होते हैं। और अभी अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो चुनाव में वोट कम हो जाएगा, तो क्या अभी 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है इनकी, उसकी जो है उसको जो है ध्यान से चलाएं, उसको चलाएं, वो अपनी ख्याल रखें ताकि वो फिर से जो है इनको जनता सम्मान दे। इस तरह से सम्मान नहीं मिलेगा जिस तरह से हो रहा है कि मार काट कत्ल करके सम्मान मिलेगा, ये कहीं नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी केवल एक प्रदेश की सरकार की वो पार्टी नहीं है। इनको ये लोगों का यही एक कमी है, इनको ये नहीं लगता कि बंगाल से बाहर भी दुनिया है और ये देश काफी बड़ा है और उनको पूरे देश से लगाव नहीं है, इस देश की जनता से लगाव नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और पूरे देश में हर प्रदेशों में चुनाव लड़ती है और हार गई तो ठीक है, जीत गई तो ठीक है, दोनों में जो है तसल्ली होना चाहिए। और ये एक दिन का नहीं है, ये हर 5 साल से चुनाव होता है। चुनाव कभी एक बार नहीं कि बस एक बार जो हो गया वो हो गया। आज जो है, आज वहां पे जो स्थितियां ये लोग 4 महीने से बनाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल कोई नहीं इसको लाइक कर रहा है, हर लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। ये इन लोगों को देखना चाहिए, इसके ऊपर कोई इस तरह की बातें नहीं। अपील करें उनसे। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक बच्चा, सब एक बच्चा जो है अनुशासित होता है, वो कभी इस तरह की हिंसा में न भरोसा करता है और न भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के को बर्दाश्त करते हैं। वो अगर इस तरह की जरा सा भी पता चलती है कहीं भी देश के कोने में तो वो पार्टी से निकाला जाता है, उसका निष्कासन होता है। अच्छा उमेश जी, लगातार ये बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था इस समय ठीक नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में इस ओर ध्यान दिया जाएगा या फिर आपको ममता बनर्जी पर भरोसा है कि वो जो करेंगी सही करेंगी? देखिए पल्लवी राजपूत जी, ये आप देखिए बड़ा मैं स्पष्ट में इस पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ। ये दिक्कतें क्या हुई है, आज पूरे देश में हाहाकार मचा है। ये स्थितियां देख के आप सबका भी दिल गया होगा, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं वहाँ। तो वो पूरी स्थितियां बन गई थी कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और ये पूरे देश की जनता इस चीज को स्वीकार करती। लेकिन दिक्कत कहाँ है? एक तरफ हम कोरोना से जूझ रहे हैं, पूरा देश जो है परेशान है। अगर आज वहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन, एक तरफ वहाँ भी मजबूरी थी, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित वहाँ जाके पहुंचे और इस हालात में वहाँ पे लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जो उचित था, मैं कहूँगा बिल्कुल उचित था, लेकिन आज पूरा देश जो मांग कर रहा था कि हाँ सही है, ये हालात पे लगाना चाहिए। कल को लोग ही यही कहते कि ये चुनाव इनकी सरकार नहीं बनी, 70-77 सीटें पाके रह गए हैं, इसलिए जो है उसके बदले की भावना से लगा दिए। उससे केवल बचने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिल बड़ा है, बड़ी पार्टी है, पूरे देश में ये पार्टी है और बंगाल की जनता ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें 26-27 गुना बढ़ा के सम्मान दिया है बंगाल में, तो इसलिए बचाया गया है। बाकी राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति थी और लगना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोशिश हो रहा है कि ये संभल जाए। जिस तरह से कल शपथ लेने पे ममता दीदी ने कहा कि मैं तुरंत कंट्रोल करूंगी और आते ही मैं 24 घंटे में सब कुछ, तो ठीक है, उसका 24 घंटे नहीं 48 घंटे भी इंतजार कर लेना चाहिए, 72 घंटे भी इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं तो वो तो लास्ट तो चारा वही है, उसके बिना हम ऐसे जनता को मरने तो नहीं देंगे। हम तो जनता के लिए, जनता ने हमको सम्मान दिया है और हम जनता को बचाने के लिए केवल बंगाल नहीं, देश के किसी भी कोने में ऐसी स्थिति आएगी तो उसका कानूनी कार्यवाही होना ही होना है और वो होगा। ठीक है, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जैसे भी हो बस पश्चिम बंगाल में शांति बनी रहे। सुमित मल्होत्रा जी, मसले पर आखिरी कमेंट चाहूंगी आपका। थोड़ा सा समय रुकिए। जिस तरीके से पिछली बार भी इनके नेता लोग पकड़े गए थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग पकड़े गए थे, आरएसएस के लोग पकड़े गए थे दंगा करने में चुनाव से साल भर पहले, तो हमें आज भी मालूम है दूध का दूध हम लोग पानी का पानी करेंगे। जो लोग इसमें होंगे संयोजित जिन्होंने करा है, हम उन्हें पकड़ेंगे और जेल के अंदर डालेंगे, चाहे वो कोई हो, भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो। बख्शा नहीं जाएगा जनता से खिलवाड़ करने का। ठीक है, दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगे। तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच करवाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 4 सदस्यों की टीम बना दी गई है जो कि पश्चिम बंगाल जाकर इस पूरे हिंसा की जांच करेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 टूक कहा था कि उसे दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रोज देने का इंतजाम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें ये थीं कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि जब आपने फॉर्मूला बनाया कि हर व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, हर किसी को आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घर पर रहने के लिए और घर पर आइसोलेट होने के लिए कहा गया है। हमें जो करना है वह ये है कि हम इसे पूरे भारत पर देखें। हमें ऑक्सीजन ऑडिट को देखने की जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप महामारी के चरण 2 में हैं। अगर दूसरे चरण में भी कई मापदंड हो सकते हैं, लेकिन हम आज तैयारी करते हैं, तभी हम चरण 3 को संभाल सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक राज्य को ऑक्सीजन आवंटित करने के बारे में नहीं है, उचित ऑक्सीजन ऑडिट की जरूरत है। वितरण के लिए भी समुचित रूपरेखा होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि अन्य राज्यों को भी देखा जाए। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर किसी की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है लेकिन उसमें कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो उनको प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिले। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। ऑक्सीजन को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में? ऑक्सीजन को लेकर जो विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के बीच में, और अस्पतालों के अंदर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उसी को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से दोबारा से सुनवाई हुई और उसके अंदर बिल्कुल कहा गया केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार राज्य की सरकारों को ऑक्सीजन मुहैया कराए, क्योंकि एक स्टेट के अंदर ऑक्सीजन संकट नहीं है, क्योंकि यूपी के अंदर भी ऑक्सीजन संकट है और जगहों पर भी, गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें जी, मगर दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि 490 मैट्रिक टन केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी मैं ऑक्सीजन, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑक्सीजन की अभी भी कमी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर बात करें, अस्पतालों के अंदर भी हालात कोई खास नहीं सुधार हो पाया है। मगर जिस तरीके से बात करें लगातार वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन का जरूर काम किया जा रहा है, लगातार वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है वो भी दिया जा रहा है लोगों को, मगर कहीं ना कहीं उसमें भी देरी हुई, क्योंकि जिस तरीके से
1 मई से कहीं ना कहीं 18 साल के जो ऊपर के लोग थे उनको टीकाकरण देना था, मगर वो 2 दिन लेट यानी कि 3 मई से स्टार्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी देरी हुई। मगर बात करें जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर बेड की संख्या बढ़ाने की या फिर ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाने की, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें भी कोशिश की जा रही है। मगर अभी तक बात करें जैसे दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान के अंदर भी 500 बेड का कोविड सेंटर बनाना था, वो अगर अभी भी उसके अंदर भी अभी काम चल रहा है, तो यानी कि आने वाले दिनों के अंदर ही वो मिल पाएगा। मगर कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से राज्य के पास सारी सुविधाएं नहीं है, तो केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए थी, मगर केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के बीच में तालमेल नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सीधा गए तो संपूर्ण लॉकडाउन ही एक समाधान निकलता नजर आ रहा है। जी राजीव, वैसे देखा जाए तो खाली दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है केंद्र के साथ। बाकी राज्यों की अभी स्थिति ठीक है तालमेल के हिसाब से। केंद्र और राज्यों के बीच में जिस तरह का तालमेल होना चाहिए वो अन्य राज्यों के साथ नजर आ रहा है। वैक्सीन को लेकर थोड़ी डिस्प्यूट मामला नजर भी आया, लेकिन बाकी चीजों पर सब ठीक है। दिल्ली के साथ ही ऐसा क्यों? सही, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें दिल्ली के ही साथ क्यों, यानी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और भाजपा जो है वो केंद्र के अंदर है। मगर बात करें यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर भी भाजपा की सरकार है और राज्यों के अंदर भी भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनका तालमेल तो जरूर मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से और राज्यों की सरकारें भी है वहीं कहीं ना कहीं उनसे तालमेल मिल रहा है, मगर दिल्ली के अंदर ही तालमेल नहीं मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बार बार, क्योंकि जिस तरीके से आप चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि निगम के चुनाव भी है, उसके अंदर भी राजनीति की जा रही है, मगर जिस तरीके से आप दिल्ली की बागडोर जो है वो एलजी के हाथ में है और जो मुख्यमंत्री है उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा, यानी कि एक फाइल ले जाकर सिर्फ एलजी को देनी है और एलजी जब तक साइन नहीं करेंगे तो वो फाइल पास नहीं होगी। मगर कहीं ना कहीं इसके बीच में कहीं ना कहीं जनता पिछले नजर आ रही है, क्योंकि तालमेल जरूर नहीं मिल रहा, क्योंकि केंद्र सरकार अपने तरीके से काम करना चाहती है, दिल्ली सरकार अपने तरीके से काम करना चाहती है, और बीच में कहीं ना कहीं एलजी भी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिक्कतें जरूर है। मगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि समय था दिल्ली सरकार के पास भी और केंद्र सरकार के पास भी, मगर समय रहते हुए दोनों ही सरकारों ने स्थिति को नहीं संभाला और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। मगर जिस तरीके से लगातार अभी भी कोशिश की जा रही है, मंगोलपुरी की बात करें तो संजय गांधी अस्पताल के अंदर भी दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन से प्लांट स्टार्ट किया गया है और उस प्लांट से लगभग हर 24 घंटे के अंदर 100 के करीब बड़े सिलेंडर जो है वो भरे जा सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं इस सिलेंडर से, इस प्लांट से भी इतना बड़ा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जो अभी भी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती नजर आ रही है और लोग अभी भी गैस के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इस बीच में ये तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। राजीव, हम सुन रहे हैं लगातार तीसरी लहर को चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि बच्चे संक्रमित हो सकते हैं तीसरी लहर में। तो मैन पावर क्या है आपके पास? अगर बात दिल्ली सरकार की करें तो दिल्ली सरकार क्या तैयार नजर आ रही है अगली लहर के लिए? वो तो यहीं पर ही इतना परेशान हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर संज्ञान लिया और यहाँ तक ये कहा गया कि तीसरी लहर जो है उसके लिए कितनी राज्य सरकारें तैयार है। मगर क्योंकि अभी दूसरी लहर की बात करें तो दूसरी लहर के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार विफल नजर आई, केंद्र सरकार भी विफल नजर आई। मगर जिस तरीके से लगातार जो स्थिति है अस्पतालों के अंदर वो बिल्कुल सबके सामने है, क्योंकि जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, यहाँ तक कि डॉक्टर परेशान है, इलाज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दवाइयां नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है और बेडों की कमी है। मगर दिल्ली सरकार को ये समय रहते करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, क्योंकि अब दूसरी लहर चल रही है। अगर तीसरी लहर आती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी। मगर दिल्ली सरकार के पास अभी भी समय है, यानी कि अभी भी अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या बढ़ाई जाती है, कोविड सेंटर बनाए जाते हैं और लगातार इस कोशिश को निरंतर आगे रखे तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से साफ बचाव हो सकता है। मगर जिस तरीके से अभी दूसरी लहर ही पार नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है। मगर यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत जरूर आई है, क्योंकि दिल्ली सरकार और राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से अस्पतालों के हालात जो है वो इतने बिगड़े हुए हैं। जी आखिरी सवाल है राजीव, अभी जो ऑक्सीजन का मसला है क्या वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है? जितनी जरूरत अभी दिल्ली को ऑक्सीजन की है क्या दिल्ली को मिल पा रही है या अभी भी सिर्फ राजनीति हो रही है इस मसले पर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अस्पतालों को, तो दिल्ली के अस्पताल को लगभग 900 मैट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत है। मगर अभी भी ऑक्सीजन इतनी नहीं मिल पा रही है जितनी हालात सुधार में आ सके। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, मगर उसमें भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की देरी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हमने कुछ दिनों के अंदर देखा अस्पतालों के अंदर निरंतर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों की मौत हुई थी। यहाँ तक कि गंगाराम में भी 25 लोगों की मौत हुई, बत्रा हॉस्पिटल के अंदर भी 25 लोगों की मौत हुई। लगातार इस तरीके के जो आंकड़े हैं वो दिल्ली सरकार की
के लिए सबक थे, मगर दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं सबक समय रहते हुए इस तरीके को कार्य करना चाहिए था। मगर अभी भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की देरी नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जो बेड की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, ऑक्सीजन की प्लांट बढ़ाने चाहिए थे, मगर अभी तक सिर्फ एक प्लांट स्टार्ट हुआ है, बाकी प्लांटों का अभी बिल्कुल राजीव, अभी भी काफी जरूरत है यहाँ पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों ने इनकी समीक्षा शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल का भी बयान आया है। सिब्बल ने कहा है कि बंगाल में एक भी सीट ना जीत पाने और असम केरल में कांग्रेस के फेल हो जाने के बाद अब पार्टी के खराब प्रदर्शन की पड़ताल की जानी चाहिए। सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली, असम और केरल में भी पार्टी विफल रही, पुडुचेरी भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया। ऐसे में पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बेहद खराब प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लचर व्यवस्था ही है जो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी उसके हाथ से निकल गया। उन्होंने कहा कि अब जब पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है तो इस मामले पर गौर किया जाना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस में विद्रोही G23 गुट में शामिल कपिल सिब्बल ने पिछले साल अगस्त में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें संगठनात्मक सुधार के लिए कहा गया था। वहीं अब कपिल सिब्बल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने की प्राथमिकता बताई है। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे।